स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है कि कल हमने जो पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली जो है क्या होता है। रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का ऑपोजिशन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देता है। अगर किसी भी कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस ग्रेटर है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देता। आज हम बात करेंगे कि उनके कौन कौन से फैक्टर्स पर वो डिपेंड करता है जिस पर रेजिस्टेंस को हम फाइंड आउट करते हैं। तो रेजिस्टेंस जो है बेसिकली फैक्टर्स विच डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पहला जो है हम लेते हैं इसके अंदर, और ये कंडीशन तब है जब आपने टेम्परेचर को कैसा किया हुआ है, कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम देखते हैं कोई भी कंडक्टिंग वायर है आपका, कोई कंडक्टिंग वायर है, सपोज ये कोई कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। तो इस वायर की लेंथ अगर L है तो हम बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा किसी भी कंडक्टिंग वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये फैक्टर आपको याद रखना है। दूसरा ये देखना है कि जो रेजिस्टेंस होता है बेसिकली वो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरी बात है, किसी भी मटेरियल का जो भी रेजिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो वो रेजिस्टेंस बेसिकली उस मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी उसकी नेचर कैसी है, ठीक है। नेचर ऑफ द मटेरियल, उस पर बात करते हैं कि उसका मटेरियल का नेचर कैसा है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे नेचर यानी नेचर पे डिपेंड करता है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें कि भी रेजिस्टेंस जो है वो अगर इन दो इक्वेशंस को कंबाइन कर दें तो हमारे पास आता है R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A, है कि नहीं। R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A। जब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं R, यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे कांस्टेंट आता है रो L/A। और ये जो रो है, ठीक है, ये रो ये आपका एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या है आपका? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम बेसिकली बोलेंगे विच इज़ कॉल्ड, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर हम इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये याद रखना, इसको हम क्या और बोलेंगे? रेजिस्टिविटी, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होती है। अब आप देखें कि यहाँ पर जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है वो बेसिकली डिपेंड किस किस पे करता है, वो लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, और वो नेचर जो है यानी मटेरियल का नेचर कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो फाइनली हमने एक फॉर्मूला बना लिया, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे रो के बारे में। ये रो आखिर है क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको या फिर रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अब देखो ये रो जो है, ये रो जो है ये बेसिकली अगर इसकी डिपेंडेंसी देखें या फिर इसकी डेफिनेशन बनाए तो हम बोल सकते हैं, अगर मान लो किसी भी वायर, कोई भी वायर है, कंडक्टिंग वायर है, अगर उसकी लेंथ को आपने 1 यूनिट कर दिया, लेंथ को आपने 1 यूनिट कर दिया, और उसके एरिया को भी आपने 1 यूनिट कर दिया, ठीक है। तो दोनों को अगर हमने 1 यूनिट कर दिया तो रेजिस्टेंस जो होता है वो न्यूमेरिकली इक्वल होगा किसके? रेजिस्टिविटी के, ठीक है। यानी किसी भी वायर की रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो होता है मटेरियल का जिसमें उसकी लेंथ को 1 यूनिट कर दिया जाए और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी यूनिट कर दिया जाए। तो जितना भी उस कंडक्टिंग वायर के, ठीक है, जितना भी उस कंडक्टिंग वायर में जो भी रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वहाँ पर रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? इट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टिंग वायर when the length of the conductor is 1 unit and cross sectional area is also 1 unit, ठीक है। तो उसके जो भी रेजिस्टेंस उसके वहाँ मटेरियल पे होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी बोलेंगे। अब इसकी देखो कुछ डायमेंशंस की बात कर ले, पहले यूनिट की बात कर लेते हैं। हमें पता है कि रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है, बट अगर रेजिस्टिविटी की बात करें तो यहाँ से देखो रेजिस्टिविटी क्या आ जाएगी, यहाँ से अगर मैं सोल्व करता हूँ तो ये आ जाएगी RA/L। तो देखो यहाँ से अगर हम इसकी निकालना चाहें यूनिट, तो देखो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, ओम का जनरली ये सिंबल होता है, और ये हो गया इनटू मीटर स्क्वायर
डिवाइडेड बाय मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो है हमारे पास आ जाएगा ओम इंटू मीटर, ये इसकी यहाँ पे यूनिट होगी। हम डायमेंशंस की भी बात कर सकते हैं, तो यहाँ से डायमेंशन भी आप निकाल सकते हो। अब देखो ये रेजिस्टेंस पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, सॉरी कुछ ये फैक्टर्स थे जिन पे हम बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? देखो रेजिस्टिविटी जो होती है, रेजिस्टिविटी के बारे में इंपॉर्टेंट बात है, ये याद भी रख लेना आप। जो भी रेजिस्टिविटी होती है, नहीं रेजिस्टिविटी के फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स विच डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी जो बेसिकली होती है वो कभी भी ना तो लेंथ पर डिपेंड करती है, ना ही इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होती है वो ना ही उस कंडक्टिंग वायर या मटेरियल की लेंथ पे डिपेंड करती है, ना ही उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती है। फिर वो डिपेंड किस पे करती है? वो करती है नेचर, यानी वो किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी मटेरियल का आपने नेचर कैसा लिया हुआ है उस पर डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, इट इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी जो मटेरियल जो आपने लिया हुआ है उसका नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करती है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे फर्दर, हम बात करना चाहेंगे कि यहाँ से अगर हम देखें तो रेजिस्टिविटी को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब देखो बहुत सारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बड़े आसान न्यूमेरिकल्स होते हैं और उनको सोल्व करना भी बहुत आसान होता है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हम रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में सपोज दैट कि मैंने ऐसा लिया हुआ है, मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। मान लो कि आपके पास एक कंडक्टिंग वायर ये मैंने लिया था, ठीक है, ऐसा कोई कंडक्टिंग वायर लिया था जिसकी लेंथ L थी और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A था। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया, मैंने लेंथ को 10% से इंक्रीज कर दिया। कितने परसेंट से इंक्रीज कर दिया? अगर इसी कंडक्टिंग वायर की लेंथ को 10% से इंक्रीज कर दिया तो मुझे बताना है कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस, यानी इसके रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज कितना आएगा, ये अभी हमें देखना है। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस, तो हमें देखना है यहाँ से। इसके लिए हम बात करेंगे कि भी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखो अगर मान लो मैंने कह दिया, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें एक लाइन होती है स्ट्रेच कर दिया जाए, स्ट्रेच्ड, ठीक है। अगर किसी भी वायर को आप खींच के और उसको लेंथ में लंबा कर दो और उसने कह दिया उसको खींच के हमने 10% इंक्रीज कर दी उसकी लेंथ को, है ना। अगर हमने इस कंडक्टिंग वायर की लेंथ को खींचा और खींच के 10% इंक्रीज कर दिया तो हमसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज कितना आएगा, ये हमें सोल्व करना है। देखो बहुत आसान है, जब भी आपको ये वर्ड लिखा गया हो स्ट्रेच कर दिया जाए, ठीक है, उस केस में आपको एक बात याद रखनी कॉन्सेप्ट के अंदर कि वॉल्यूम जो है स्ट्रेच करने से पहले, बिफोर स्ट्रेचिंग और आफ्टर स्ट्रेचिंग सेम होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम कभी नहीं बदलेगा। तो दोनों का वॉल्यूम आपको इक्वल कर देना, पहली बात तो ये याद रखनी है। अब मान लो कि आपने रेजिस्टेंस, पहले वाला रेजिस्टेंस था आपके पास R और उसको मैंने लिखा ρL/A, और अब मैंने क्या कर दिया, लेंथ मेरे पास L डेस होगी जो कि पहले वाली लेंथ का कितना परसेंट चेंज कर दिया, 10% ऑफ L, ठीक है, चेंज कर दिया। जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आती है 1.1 इंटू L, या फिर जितना परसेंटेज बढ़ा दिया जाए उसको डायरेक्ट आप 10% इंक्रीज कर दो तो ये आ जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 100 इंटू L, तो वो कितना आएगा 1.1 L आएगा। ये लेंथ आ गई। अब हमें पता है कि ये लेंथ आ गई। अब हमारे पास नया रेजिस्टेंस R डेस आएगा, उसको मैं लिख सकता हूँ ρL डेस बाई A डेस, ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मुझे देखना है यहाँ पे, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, R डेस डिवाइडेड बाई R, जब मैं इसको लिखता हूँ तो मेरे पास वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से आ जाती है, L डेस अपॉन L, और ये आ जाएगा अपने पास यहाँ पे देखो L डेस अपॉन यहाँ पे L डेस अपॉन में A डेस, और ये आ जाएगा A अपॉन L, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। अब क्या करना है आपको, देखेंगे आप यहाँ पे आपको क्या करना है, L डेस की वैल्यू पुट कर देनी है। L डेस की वैल्यू है आपके पास
1.1, ठीक है। ये आपके पास एल डेज की वैल्यू है, तो एक बार लिख ही लेते हैं हम। यहाँ से सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगी और वो आएगी एल डेज डिवाइडेड बाई एल, और ये आ जाएगा मेरे पास ए डिवाइडेड बाई ए डेज। तो ये वैल्यू आपको देखनी है, ठीक है। अब आपको मैंने अभी बताया है कि जब भी किसी वायर को स्ट्रेच करके और उसको कुछ इंक्रीज कर दिया जाता है तो आपको ये पता है कि उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब हम इस केस में क्या कर सकते हैं, दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर देंगे। तो हम दोनों का वॉल्यूम इक्वल करेंगे। तो पहले वाले केस में वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग द वायर ए इंटू एल है, और आफ्टर स्ट्रेचिंग द वायर कितना आ गया, ए डेस एल डेस आ गया। यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ए बाई ए डेस, ठीक है ना। और ये आपने कोई इक्वेशन ले ली सपोज दैट, है ना, ए बाई ए डेस, और इसको आप लिख सकते हो एल डेस अपॉन एल। यहाँ से ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे तो हमारे पास आ जाएगा आर डेस बाई आर इज इक्वल टू एल डेस बाई एल की वैल्यू, यानी ए बाई ए डेस की वैल्यू एल डेस बाई एल है, तो हम इसको लिख सकते हैं एल डेस बाई, यहाँ पे एल डेस बाई एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है ये कॉन्सेप्ट, आपको यहाँ से आसान है। जब आप इसे वैल्यू को पुट करेंगे आर डेस बाई आर करेंगे, और ये वैल्यू आपने पुट कर दी 1.1 इंटू एल डिवाइडेड बाई एल का स्क्वायर किया, तो ये आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 1.21, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आई 1.21। अब क्या करना है आपको, क्या निकालना है, चेंज इन परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस कितना होगा। तो परसेंटेज चेंज कितना आएगा, आर डेस बाई आर, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ -1 कर दूँ तो यहाँ पे कितना आएगा 1.21 -1, और इसको मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है इंटू 100 कर दूँ, एक लाइन में लिख रहा हूँ यहाँ पे देखें, मैं लिख रहा हूँ इसको आर डेस अपॉन आर -1, और इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख सकता हूँ 1.21, क्योंकि मैंने 1 से लेस कर दिया, और इनटू मैं इसको क्या कर दूंगा 100, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस है। जब आप इसे देखेंगे तो 0.21 इंटू 100, तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आएगा 21%। तो हम कह सकते हैं कि भी जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर कोई भी आपके पास कोई कंडक्टिंग वायर है और उसकी लेंथ को आप बढ़ा देते हो स्ट्रेच करके, तो उस केस में एक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, वो ये है कि जब आपकी लेंथ को बढ़ा दिया जाता है तो उस केस में आपको उनके वॉल्यूम को इक्वल कर देना, बिफोर स्ट्रेचिंग और आफ्टर स्ट्रेचिंग दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर देना, और उसके बाद परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ पे, बहुत सिंपल है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। एक हम फॉर्मूला बना लेंगे, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, मान लो कि ये वायर है हमारे पास, सेम सिचुएशन मैं वापस ले रहा हूँ, दिस इज़ द वायर और इसकी लेंथ है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका A है, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर इस वायर की लेंथ को मैंने, ठीक है, बढ़ा के n टाइम्स कर दिया, n टाइम्स, ठीक है, लेंथ इंक्रीज्ड बाय n टाइम्स, ठीक है, कब, स्टेज करके। आपसे पूछा गया है कि बताओ नया वाला रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर इसको n टाइम्स कर दिया तो अब इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा। पुराने वाले रेजिस्टेंस के कंपैरेटिवली हमें ये नया वाला रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो देखो बहुत आसान है, हमने क्या कहा था कि भाई जब भी आपने स्टेज करके उसको n टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम इक्वल करो। तो भाई देखो जब आपने इसको n टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो इसका कितना हो जाएगा n, और ये हो जाएगा L, ठीक है, n इंटू एल हो जाएगा, यानी नए एक इनका वॉल्यूम बाद में हो गया A डेस L डेस। अब हमें पता है कि हम यहाँ से सॉल्व कर लें, A बाई ए डेस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और वो मेरे पास वैल्यू आएगी A बाई ए डेस की L डेस बाई L। मुझे पता है कि जो है n टाइम्स मैंने इंक्रीज कर दिया तो कितना हो जाएगा n इंटू एल हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे, वही सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, आर डेस बाई आर जैसे हमने पहले किया था, और वो क्या था एल डेस बाई एल इंटू क्या आया था ए बाई ए डेस, यही आया था फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अंदर जो है हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखो क्या आएगा हमारे पास,
यहाँ एल डेज की वैल्यू मैं n इंटू एल कर देता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास l, और a बाई ए डेज की वैल्यू हमारे पास इंटू n हो जाएगी, तो यहाँ से n हो जाएगी। तो यहाँ से देखो आप l से l कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो है r डेज डिवाइडेड बाई r इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से n स्क्वायर हो जाएगा, तो मेरे पास फाइनली जो वैल्यू आएगी r डेज की वो कितनी आएगी, n स्क्वायर इंटू आर आ जाएगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अगर आपने किसी भी वायर को, ठीक है, किसी भी वायर की लेंथ को n टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो नया वाला रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो n स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को बहुत ईजीली कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं वो दूँ, मान लो कोई कंडक्टिंग वायर है जिसकी लेंथ l है और एरिया a है। अब अगर उसकी लेंथ को डबल कर दिया जाए, तो n टाइम्स मतलब डबल हो गया, ठीक है, 2 टाइम्स हो गया। तो डबल होने के बाद अब इसका रेजिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए तो 2 टाइम्स करेंगे तो 2 टाइम्स यानी पुराने वाले रेजिस्टेंस का कितना हो जाएगा आपके पास, 2 का स्क्वायर करो 4 इंटू आर, यानी नया वाला रेजिस्टेंस जो होगा वो आपका 4R हो जाएगा, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बेसिकली, तो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो कि रेजिस्टेंस से रिलेटेड पार्ट है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस में ऐसे भी दिया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कुछ ऐसे भी न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं जहाँ पे अगर हम बात करें, मान लो कि ये कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, अगर इसके कुछ केसेस बना दें हम, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे केस बनते हैं जिसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स में। तो देखो सपोज दैट कि ये लेंथ है और ये इसका एरिया ए है, ओके, और आपसे पूछा गया रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है रो एल बाई ए होता है, ठीक है, रो एल बाई ए होता है। तो आप देखें यहाँ पे अगर लेंथ के साथ कोई रिलेशन नहीं बनता है तो अगर हम यहाँ डायरेक्टली हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन, अगर इसका रेडियस अगर मान लो स्मॉल आर है, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। और अगर आपको कई बार सिचुएशन में डायमीटर दिया जाता है, अगर मान लो यहाँ पे रो जो होगा मटेरियल का कांस्टेंट होगा, अगर सेम मटेरियल यूज़ किया जाता है तो कांस्टेंट, और अगर लेंथ के बारे में भी कुछ नहीं बोलता और वो भी बोलता है कि वो कांस्टेंट है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर दो रेजिस्टेंस का आप निकालना चाहो तो R1 बाई R2 ये रेजिस्टेंस का रेशियो है, वो आएगा आपके पास R2 स्क्वायर बाई R1 का स्क्वायर, यानी R2 बाई R1 का होल स्क्वायर, अगर आपको रेडियस गिवन है, ठीक है। इस तरीके से एक क्वेश्चन बन सकता है। एक डायमीटर से रिलेटेड भी बन सकता है। डायमीटर के केस में हम बोल सकते हैं कि भाई एरिया जो होगा, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ रो एल बाई ए, ए की जगह हम लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो यही सेम रिलेशन जो है अगर कांस्टेंट हम दे दी जाए तो सेम रिलेशन जो है आपके पास, यही सेम रिलेशन किस में बनेगा, डायमीटर में बनेगा। अगर ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट गिवन है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे d2 स्क्वायर यानी d2 बाई d1 का होल स्क्वायर। यहाँ से डायमीटर का भी अगर आपको दिया गया है तो वो भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो आपको देखनी है और आप यहाँ पे जो है इन वैल्यूज़ को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अगेन, एक और प्रॉब्लम लेते हैं, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि सपोज दैट आपको कुछ इस तरीके से गिवन है कि मान लो कि ऐसा दिया हुआ है, आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि मान लो कि आपके पास दो कंडक्टिंग वायर दिए गए हैं, एक की लेंथ L है, मान लो ए है, ये कंडक्टिंग मटेरियल जो है वो A है जिसकी लेंथ L A ले ली मैंने, ठीक है, और इसकी रेडियस जो है वो आपको दी गई है RA इसकी रेडियस है, ठीक है। और ऐसा ही एक और हमारे पास दूसरा एक और इसी टाइप की मेटल का, मतलब सेम मेटल का है, ठीक है, मटेरियल दोनों सेम है, और सेम मटेरियल की एक और हमारे पास यहाँ पे कंडक्टिंग वायर लिया गया है जिसकी लेंथ आपने LB ली है, ओके, और रेडियस आपने RB ली है, ठीक है, ये इसकी रेडियस RB है। अब देखो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, ये एग्जांपल है, ये भी देख लेते हैं। अब क्वेश्चन ये दिया हुआ है इसमें कि भाई इसमें दोनों जो कंडक्टिंग वायर है इनका मास सेम है, तो मास जो है वो सेम है, मास सेम ले रखा है हमने, दोनों कंडक्टिंग वायर का मास सेम ले रखा है। और क्वेश्चन में एक लाइन और भी ले लेते हैं हम कि अगर वो ये कहता है कि भी कि जो रेडियस है, यानी मटेरियल ए की जो रेडियस है
वो बी के कंपेरेटिवली, यानी नहीं, मटेरियल ए का डायमीटर ले लेते हैं, वो बढ़िया है। मटेरियल ए का डायमीटर हाफ है, ठीक है, किसके, मटेरियल बी से। तो यानी डायमीटर ऑफ मटेरियल ए इज हाफ ऑफ द मटेरियल बी, यानी डायमीटर जो है मटेरियल ए का वो अगर हाफ है मटेरियल बी के डायमीटर से, तो उस केस में, और ये भी बोला गया है कि अगर रेजिस्टेंस जो है एंड रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ए इज 24 ओम, अगर ए मटेरियल का रेजिस्टेंस 24 ओम है तो आपको कैलकुलेट पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि बी का कितना होगा, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, कैसे करेंगे हम इसको। दो आपके पास कंडक्टिंग वायर दे रखी है, लेंथ दे रखी है, रेडियस दे रखी है, ठीक है, रेडियस हमने ले ली क्योंकि डायमीटर की बात हो रही है। तो हमें पहला जो है इसके अंदर ये देखना है कि मास अगर सेम है दोनों का, यानी मास ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ बी, तो कैसे निकालोगे आप मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। भाई अगर सेम मटेरियल के हैं तो डेंसिटी तो सेम होगी, उससे कोई रोल नहीं है। तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा पाई, इसका कितना होगा एरिया इंटू इसकी लेंथ, एरिया कितना है पाई आर ए स्क्वायर इंटू इसकी लेंथ एल ए होगी। ऐसे ही मैं डेंसिटी नहीं ले रहा क्योंकि डेंसिटी दोनों के केस में सेम हो जाएगी, तो ये आ जाएगा पाई आर बी स्क्वायर एल बी, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सिंपली यहाँ से आप एल ए बाई एल बी निकाल सकते हो, और यहाँ से आप एल बी बाई एल ए निकाल लो, वो बेस्ट है। एल बी बाई एल ए निकालोगे तो वो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे आर ए एल बी बाई आर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर बी का स्क्वायर, यानी आर ए बाई आर बी का होल स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब इसे देखो कैसे सोल्व करेंगे, हम सोल्व कर लेते हैं इसको, हम कंप्लीटली सोल्व करते हैं। अब देखो किस तरीके से होगा है। तो यहाँ से देखो आपके पास वैल्यू एल बी बाई एल ए की वैल्यू, डायमीटर देखो किसका है, यानी डायमीटर ऑफ मटेरियल ए इज़ हाफ है, इसका मतलब हाफ है, तो कंपेरेटिवली हम लिख सकते हैं इसका हाफ है, यानी आर ए मटेरियल ए का, ठीक है, बी के कंपेरिजन में आर बी बाई 2, और इसको भी हम आर बी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा इसका हाफ हो गया, तो ये आर बी से आर बी कैंसिल हो जाएगा। सो एल बी बाई एल ए की वैल्यू यहाँ से सोल्व करेंगे ना, तो मेरे पास आ जाएगा 1/4, ठीक है, 1/4 मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। अब मैं देखो रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, तो मैं आर बी बाई आर ए लिखता हूँ। आपको पता है कि दोनों जो है मटेरियल सेम मेटल के हैं, ठीक है, सेम मेटल के हैं, इसका मतलब इनकी रेजिस्टिविटी भी सेम होगी, यानी उसकी नेचर सेम होगी। तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली अगर हम फॉर्मूला यूज़ करें तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा एल बी बाई एल ए, और एरिया कितना होगा, एरिया हमारे पास होगा, उल्टा हो जाता है यहाँ पे एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, और ये हो जाएगा एरिया ऑफ बी मटेरियल, ठीक है, इस तरीके से। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ एल बी बाई एल ए, और इसका एरिया की बात की जाए तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा एल ए स्क्वायर, सॉरी आर ए स्क्वायर, ठीक है, तो आर ए बाई आर बी का होल स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपके पास गिवन है, यहाँ पे आर बी बाई आर ए निकालना है, यानी आर बी की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपको पता है कि एल बी बाई एल ए की वैल्यू जो है, एल बी बाई एल ए की वैल्यू 1/4 है, ठीक है, और ये वैल्यू भी कितनी आएगी 1/4 ही आएगी, क्योंकि ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, एल बी बाई एल ए। तो आर ए कितना है, आर ए क्या है, इसका हाफ है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आर बी बाई 2, तो 1/4 हो जाएगा। सो फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ, वी विल गेट द वैल्यू आर बी बाई आर ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 1/16, और यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आर बी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से देखो एक ही लाइन का आंसर है, अब आर बी इज इक्वल टू आ जाएगा आर ए बाई 16, ठीक है, और आर ए की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पे 24 ओम,
तो 24 डिवाइडेड बाई 16। आप इसे सॉल्व कर लें तो आर बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फाइनली जब इसको सॉल्व करते हैं आप तो ये 8 से कैंसिल हो रहा है तो 3 बाई ये आ जाएगा 2, तो 1.5 ओम इसका आंसर होगा। देखो इस टाइप के ये रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, तो अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये सभी टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, इन फॉर्मूला पर बेस्ड है, इस टाइप से पूछे